आप इस वीडियो में कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.1 पढ़ेंगे। यदि सवाल समझ में आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। सवाल देखते हैं। का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। यानी ये जो संख्याएं दी हुई हैं, ठीक, इनका एचसीएफ जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के द्वारा का प्रयोग करके जो है ज्ञात करना है। ठीक है ना। आप पिछली क्लासों में पढ़े होंगे कि भाग विधि के द्वारा मौसो। ठीक है। तो सबसे पहले दी हुई संख्याओं का हम जो है भाग विधि से मौसो ज्ञात करते हैं और इसके आधार पर जो है इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के अनुसार लिख देते हैं। ठीक है ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का मतलब होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी इस रूप में बदल देना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म होता है। ठीक है। हिंदी में बता देते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ठीक है। इस प्रकार से संख्याओं को लिख देना ही जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहलाएगा। तो सबसे पहली क्रिया यह है, ठीक है, कि हम इन दोनों संख्याओं का यानी दी हुई संख्याओं का जो है मौसो भाग विधि से ज्ञात करेंगे। ठीक। इसमें भाग विधि से मौसो ज्ञात करने के लिए बड़ी संख्या में छोटी संख्या से हम पहले भाग देते हैं। ठीक है। बड़ी संख्या 225, छोटी संख्या 135, यानी 200, यह रफ कार्य होगा। 225 में जो है 135 से भाग देंगे। ठीक। दो संख्या 13 होगा, दो संख्या 22 होगा, यानी 13 का पहाड़ा 22 से अधिक न हो तो 13 एकम 13, यानी 135 का भाग 225 में एक बार जाएगा। ठीक है। 135 का गुणा करना है एक में, 135 से करने 135 ही होगा। घटाएंगे, 5 में से 5 जाएगा 0, 12 में से 3 जाएगा 9। ठीक है। उसके बाद जो है फिर भाजक 135 में, ठीक, 90 यानी शेषफल से भाग देते हैं, शेषफल भाजक बन जाएगा यहाँ। ठीक है। 90 तो 9 का पहाड़ा जो 13 से अधिक ना हो तो 9 एकन्ने 9, यानी कुल मिला के एक बार भाग जा रहा है तो 90 एकन्ने 90 लिखेंगे। घटाएंगे, 5 में से 0 जाएगा 5। ठीक। 13 में से 9 जाएगा 4, यानी 45 अब भाजक बन जाएगा शेषफल। ठीक है। उसके बाद जो है 90 उतारेंगे तो 45 दूना 90, यहाँ पूरी तरह से विभाजित हो रहा है, यहाँ 0 लिखेंगे। ठीक। यहाँ पर ध्यान दें, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल के आधार पर इन संख्याओं को लिखा जाएगा। तो सबसे पहली क्रिया में भाज्य दिखाई दे रहा है 225, भाजक है 135, भागफल है 1, यानी लिखेंगे भाज्य बराबर, ठीक है, शेषफल है 90। यहाँ पर भाज्य बराबर हो जाएगा, यानी 225 बराबर 135 गुणे 1 धन 90। ठीक, यानी भाजक गुणे भागफल धन शेषफल 225 बराबर 135 गुणे 1 धन 90। तो यहाँ पर हो जाएगा 225 बराबर 135 गुणे 1 प्लस 90। पहले राउंड में, ठीक, भाज्य था 225, तो हमने लिख दिया है कि 135 गुणे 1 धन 90, 225 बराबर 135 गुणे 1 धन 90। दूसरी दशा में भाज्य है 135, ठीक, यानी 135 बराबर 90 गुणे 1 धन 45 हो जाएगा, यानी भाजक गुणे भागफल धन शेषफल हो जाएगा। यानी 135 बराबर 90 गुणे 1 धन 45, 135 बराबर 90 गुणे 1 धन 45। ठीक। तीसरी क्रिया में है, ठीक, तीसरी बार भाज्य जो है 90 है, कितना है 90, यानी 90 बराबर लिखेंगे 45 गुणे 2 धन 00। ठीक, यानी तीसरी दफा में 90 था तो लिखेंगे 90 बराबर 45 गुणे 2 धन
जीरो जीरो। यहाँ देखें, ध्यान देने की योग्य यह बात है कि जो अंतिम भाजक होता है, ठीक है, जो अंतिम भाजक होता है वही जो है HCF होता है। ठीक है, अंतिम भाजक 45 यहाँ पर है, जैसे यहाँ पर भी अंतिम भाजक 45 है। ठीक, लिखेंगे चूंकि अंतिम भाजक 45 है। ठीक, इसीलिए मौसो बराबर यानी HCF बराबर 45 होगा। ठीक, आंसर लिख देंगे। दूसरा सवाल इस प्रकार है, 196 में और 38,220 का मौसो ज्ञात करना है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। इसमें भी क्या करते हैं कि इन दी हुई संख्याओं का HCF यानी मौसो भाग विधि से ज्ञात करते हैं। बड़ी संख्या है 38,220 में जो है 196 छोटी संख्या से भाग देंगे। ठीक है, यहाँ 19 है, यहाँ 38 है। 19 का टेबल 38 से ज़्यादा ना हो तो 19 दूना 38, 38 तो हो ही जा रहा है, लेकिन यहाँ तीसरी संख्या 6 है, 6 दूना 12, यहाँ 12 होना चाहिए, जबकि 2 ही बच रहा है, यानी 2 बार भाग नहीं जाएगा, एक बार ही भाग जाएगा। 19 दूना 38, 2 बार भाग नहीं जाएगा। ठीक, इसके बाद 1 से गुणा करेंगे 196 में, तो 196 करने 196 घटाएंगे, 12 में से 6 जाएगा 6, 17 में से 9 जाएगा 8, यहाँ पर बचा 2 में से 1 जाएगा 1। ठीक, अगली संख्या 2 उतारते हैं। ठीक है, क्योंकि पूरा टोटल यहाँ पर भाग नहीं गया है। ठीक है, फिर 196 से इसमें भाग देंगे। 19 का पहाड़ा 186 से अधिक न हो तो 19 नवा 171, 9 बार में सीधे चला जा रहा है। ठीक है, तो 9 छके गुणा करते हैं, 9 छके 54 को 4, 9 नवा 81, 5 86 को 6, फिर 9 करने 9 और 8 17 घटाते हैं, 12 में से 4 जाएगा 8, 15 में से 6 जाएगा 9, 7 में से 7 जाएगा क्रॉस, 1 में से जाएगा क्रॉस, 0 बचा हुआ है उतारते हैं। 19 का पहाड़ा 98 से अधिक न हो, 19 बचे 95, 5 बार में। ठीक है, यानी 5 से गुणा करेंगे तो 5 छके 30, 5 नवा 45, 3 48। ठीक, हासिल 4, फिर 5 करने 5 4 9। ठीक, यहाँ पर पूरी संख्या डिवाइड हो चुकी है, कट चुकी है। ठीक है, यानी इसका जो है भाज्य है 38,220, एक ही बार में टोटल भाग समाप्त हो गया। ठीक है, इसका जो है भाज्य है 38,220, अब भाजक है 196, भागफल है 195, शेषफल 0 है। ठीक, यानी लिखेंगे 38,220 बराबर हो जाएगा, यहाँ पर लिख रहे हैं 38,220 बराबर 196 मतलब भाजक गुणे भागफल यानी 195 धन शेषफल आया हुआ है 0 0, क्रॉस हुआ है मतलब 0 0। ठीक, यहाँ पर अंतिम भाजक ही 196 है, 196 भर से ही भाग दिया गया है। ठीक है, तो लिखेंगे अंतिम भाजक 196 है, जो भी अंतिम भाजक होता है वही संख्याओं का मौसो होता है। ठीक, अंतिम भाजक 196 दिखाई दे रहा है, तो आप लिख देंगे HCF बराबर 196, आंसर हो जाएगा। ठीक, तीसरा सवाल देखते हैं। इसमें 867 और 255 का मौसो ज्ञात करना है, तो इसका भी भाग विधि से निकाल लेते हैं। 867 में जो है 255 से भाग देते हैं, छोटी संख्या से 255, 25 का पहाड़ा 86 से अधिक न हो तो 25 3 75, यानी 3 बार में भाग जाएगा। ठीक, 3 से गुणा करते हैं, 3 पचे 15 को 5, 3 पचे 15, 1 16 को 6, 3 दूना 6, 1 हासिल 7 घटाते हैं, 7 में से 5 जाएगा 2। ठीक, 6 में से 6 जाएगा 0 और 8 में से 7 जाएगा 1, यानी 102 आ गया। ठीक, पूरी संख्या डिवाइड है, यानी 255 उतारेंगे हम, 255 में भाग देंगे तो 10 है, 10 दूना 20, यानी 2 बार भाग जाएगा, यानी 102 दूना 204 घटाते हैं, 5 में से 4 गया 1। ठीक, यहाँ पर भी 5 है, यह 5 में से 0 जाएगा तो 5, यानी 51 से जो है 102 में अब भाग देना पड़ेगा,
तो 51 दूना 102 होता ही है। 51 का 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, ठीक है, तो 102 हो जाएगा। यहाँ शेषफल 0 0 आ गया, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दें, भाजक प्राप्त हुआ है 867, 255, 102, 3 राउंड में। तो पहले 867 वाला का जो है भाज्य बराबर भाज्य हो जाएगा 867 बराबर भाजक 255 गुणे भागफल हो जाएगा 3 धन शेषफल 102 के रूप में लिखेंगे। दूसरे दफा में जो है 255 है, यानी भाज्य है 255 में भाग दिया गया है। देखें 102 गुणे 2 धन 51, 102 गुणे 2 धन 51। तीसरे दफा में भाज्य 102 है, 51 गुणे 2 धन 0 0, यानी 102 बराबर लिखेंगे 51 गुणे 2 धन 0 0। इसके बाद जो है भाजक यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अंतिम भाजक 51 है। अंतिम भाजक क्या है? 51 है। तो लिखेंगे इसलिए मौसो बराबर यानी दी हुई संख्या का HCF जो होगा 51 होगा। कितना होगा? 51 आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद एक एक्स्ट्रा सवाल बताते हैं। चौथा नंबर पे लिखा गया है 405, 315 और 270 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके HCF ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको भी जो है भाग विधि के द्वारा जो है मौसो हम ज्ञात करते हैं। इसमें 3 संख्याएं दी हुई हैं, ठीक है। तो यानी सबसे बड़ी संख्या 405 में हम जो है उससे छोटी संख्या 315 से पहले भाग देंगे, ठीक है। सबसे छोटी नहीं, 405 से छोटी, ठीक है। तो 315 से इसमें भाग देंगे तो 3 का पहाड़ा 4 में जो है एक बार जाएगा, 3 एकन्ने 3, यानी 315 का भाग 405 में एक बार जाएगा, यानी 315 एकन्ने 315। घटाते हैं, 5 में से 5 जाएगा 0, ठीक। यहाँ पर हो गया 10 में से 9 एक जाएगा 9, यानी 90 से 315 में भाग देना है, ठीक। 9 का पहाड़ा 31 से 9 त्रिकी 27, 3 बार भाग जाएगा। तो 90 में जो है 3 से गुणा करेंगे तो 3 सुनाई 0, 3 9 27, 270। घटाते हैं फिर से, 5 में से 0 जाएगा 5, ठीक। अब जो है यहाँ 11 में से 7 जाएगा 4 से भाग देंगे फिर से 90 में, 45 दूना 90, 2 राउंड में 90 कट गया। लेकिन यहाँ पर जो है 2 ही संख्या नहीं, एक संख्या 270 और है। लास्ट भाजक 45 है, ठीक है। यानी इसी 45 से 270 में हम भाग देंगे फिर से मौसो ज्ञात करने के लिए। तो 270 में 45 से भाग देंगे तो 4 का पहाड़ा 27 में 4 छके 24, 6 राउंड में भाग जाएगा। तो 6 यहाँ लिखेंगे, गुणा कर देंगे, 6 पचे 30 को 0 हासिल 3, 6 चौको 24 27, यानी 270 कैंसिल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर भाजक क्या क्या मिला? 405 मिला, 315 मिला, 90 मिला, इसके बाद 270 मिला, ठीक है। 4 राउंड, यानी सबसे पहले 405 का लिखेंगे। तो 405 को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म पर लिखेंगे तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, यानी 315 गुणे 1 धन 90, 315 गुणे 1 धन 90। दूसरे राउंड में 315 है तो लिखेंगे 315 बराबर 90 गुणे 3 प्लस 45, 90 गुणे 3 प्लस 45। तीसरे राउंड में 90 है तो लिखेंगे 90 बराबर 90 का है 45 गुणे 2 धन 0 0, 45 गुणे 2 धन 0 0, ठीक। इसके बाद है 270, फिर लिखेंगे 270 बराबर दिया है 45 गुणे 6 धन 0 0, 45 गुणे 6 धन 0 0, यानी लास्ट भाजक यहाँ पर है 45, ठीक है। बिकॉज मतलब अंतिम, चूँकि अंतिम भाजक बराबर अंतिम भाजक बराबर 45, इसीलिए HCF बराबर हो जाएगा
45 आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न दिया हुआ है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6³ + 1 या 6³ + 3 या 6³ + 5 के रूप का होता है जहाँ Q कोई पूर्णांक है। ठीक, इसको भी जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के अनुसार जो है सिद्ध करेंगे यानी दर्शाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, यह दी हुई जो संख्याएं हैं 6³ + 1, ठीक है, यह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म पर आधारित है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 6³ + 1 यानी 6 भाजक हो जाएगा। ठीक, यह भागफल हो जाएगा और यह रिमाइंडर शेषफल हो जाएगा। तो इस प्रकार बनेगा b, इसको मानेंगे q प्लस रिमाइंडर r, यह होता है भाज्य बराबर यानी a बराबर। ठीक है, a बराबर इतना होता है, इसी के अनुसार इसको भी लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर a अज्ञात है यानी भाज्य अज्ञात है, इसीलिए मानेंगे कि माना कोई पूर्णांक a है। ठीक है, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, माना कोई धनात्मक पूर्णांक ए है। ए को हमने कोई धनात्मक पूर्णांक मान लिया। ठीक है, यहाँ पर प्रत्येक दशा में b का मान जो है q है। ठीक है, प्रत्येक दशा में b का मान b का मान 6 है, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, यानी प्रत्येक दशा में भाजक क्या है 6 है। ठीक, अर्थात लिखेंगे यहाँ पर तथा b बराबर दिया हुआ है, तथा b बराबर 6, यानी जो भाजक है 6 है। यदि किसी संख्या में हम जो है 6 से भाग देते हैं तो आसानी के साथ रिमाइंडर का पता हम लगा सकते हैं, कितना कितना शेषफल बचेगा। तो या तो r बराबर जो है 0 बचेगा, या तो 1 बचेगा, या 2 बचेगा, यानी 6 से सभी छोटी संख्याएं बचेगी, लेकिन 6 नहीं बचेगा। ठीक है, या तो 3 बचेगा, या 4 बचेगा, या 5 बचेगा, 6 नहीं बचेगा शेषफल भाग अगर देते हैं तो। ठीक है, अब इसी को जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म पर लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, यानी उसी के अनुसार इन दी हुई संख्याओं के अनुसार इसको चेंज करेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का यहाँ प्रयोग हो रहा है। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पर a का पहला मान निकालना है, a का पहला मान। तो a बराबर होता है सूत्र यूक्लिड विभाजन, पहले सूत्र लिख दें, a बराबर bq प्लस r के द्वारा है। ठीक है, इसी के द्वारा इन पूर्णांकों को और ठीक है इस भाजक को चेंज करेंगे। तो यहाँ पर पहला पूर्णांक बनेगा हमारा a बराबर b मतलब है 6, q का मान है q एक पूर्णांक है यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, प्लस r का मान पहली दशा में 0। ठीक है, इसी प्रकार से फिर से दूसरा मान निकालेंगे। यहाँ पर 5 शेषफल है तो 5 पूर्णांक बनेंगे, a के लिए कितने पूर्णांक 5 पूर्णांक। तो a बराबर 6q प्लस r का मान बदलता जाएगा 1, bq का मान नहीं चेंज होगा क्योंकि प्रत्येक दशा में b का मान 6 है। तीसरा पूर्णांक a का बनेगा a बराबर 6q प्लस 2। इसी प्रकार से a का एक और पूर्णांक बनेगा a बराबर 6q प्लस 3, शेषफल था 4 और 5 बचा है, तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 4, फिर a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 5, लास्ट शेषफल हो गया। यहाँ आप देखें 6q में 0 जोड़ेंगे तो भी 6q ही आएगा। ठीक है, ध्यान दें। अब इसको हमें सिद्ध यह करना है कि यह संख्याएं जो हैं एक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में हैं, यानी ये जो संख्याएं हैं विषम पूर्णांक के रूप में हैं। तो इन
पूर्णांक ए के लिए जो है इतने पूर्णांक ज्ञात हुए हैं। कितने पूर्णांक? 6 पूर्णांक है कुल। 1 2 3 4 5 6। इसमें देखेंगे कौन संख्या विषम है, कौन सी संख्या सम है। ठीक है, यह ज्ञात करेंगे, बता रहे हैं। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि इसमें से सम, ध्यान देंगे 6 एक सम संख्या है, यानी किसी भी पूर्णांक में हम गुणा करेंगे तो वह सम संख्या होगी। क्लियर? यानी 6 जो है सम संख्या है, किसी भी पूर्णांक में गुणा करेंगे तो वह सम संख्या प्राप्त होगी। यानी 6 क्यू एक सम संख्या है। क्लियर? सम संख्या में यदि सम संख्या जोड़ेंगे तो वह सम संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, यानी 0 जोड़ेंगे तो एक सम संख्या प्राप्त होगा। सम संख्या में विषम संख्या जोड़ेंगे तो विषम प्राप्त होगा। सम संख्या में सम संख्या जोड़ेंगे तो सम संख्या प्राप्त होगा। यानी सम संख्या प्राप्त होने वाला है एक 6 क्यू, एक 2 और एक 4। सम संख्या में अब विषम संख्या जोड़ देंगे सम संख्या में तो विषम होगी। तो यह है 6 क्यू, लिखेंगे आप चूंकि 6 क्यू, फिर 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 4 सम धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक हैं, पूर्णांक हैं, क्योंकि ये 2 से भाज्य हैं। 2 से भाज्य हैं, मतलब कोई भी सम संख्या 2 से भाज्य होती है, इसीलिए यह सम पूर्णांक है। ठीक, यानी ये सब सम पूर्णांक हो गए। तो बचा कौन कौन सा? बचा यह वाला 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5, अर्थात ये सभी सम पूर्णांक हो गए। तो यह जो बचे हुए हैं वो विषम पूर्णांक होंगे। तो लिखेंगे अतः 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 धनात्मक विषम पूर्णांक है। मतलब यह सिद्ध हो चुका कि यह संख्याएं जो है धनात्मक विषम पूर्णांक हैं, क्योंकि ये जो ए के लिए 6 पूर्णांक थे। ठीक है, 6 में से सम पूर्णांक होंगे, कुछ विषम होंगे। हमने बता दिया कि ये सब सम पूर्णांक हैं। ठीक है, कारण सहित बताए हैं। ठीक, उसके बाद अब जब सम पूर्णांक अलग हो गया तो जो बचेगा वो विषम रहेगा। तो यही तीनों बचे हैं, अर्थात यह विषम पूर्णांक है। ठीक है, यह सिद्ध हो चुका। धनात्मक विषम पूर्णांक है, लिख देंगे पूर्णांक है। ठीक, यही प्रूव्ड करना था, यानी लिखेंगे अब प्रूव्ड। अगला प्रश्न 3 है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी के टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। यानी ये जो सेना के सदस्य हैं 616, उनको आर्मी बैंड के जो सदस्य हैं 32, इनके पीछे पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। ठीक है, मतलब समझा रहे हैं, सेना के सदस्यों की संख्या है 616, आर्मी बैंड के सदस्यों की संख्या है 32। जो सेना के सदस्य हैं यानी 616 जो हैं लोग हैं, वह आर्मी बैंड के सदस्यों की संख्या यानी 32 के पीछे पीछे मार्च करना है। मार्च करना है तो इस तरह करना है कि यह 2 समूह बनेंगे, यानी आर्मी बैंड के सदस्यों की सदस्य एक समूह बनाएंगे। ठीक, सेना के सदस्य एक समूह बनाएंगे, यानी 2 समूह बनाएंगे। ठीक है, करा है कि दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना, यानी जो स्तंभ बनेगा, लाइन जो बनेगा, ये लोग लाइन लगाएंगे जो, ठीक है ना। तो 616 सदस्यों की लाइन उतनी ही होगी जितनी यह 32 सदस्यों की संख्या वाले लोग लाइन बना रहे हैं। यानी 616 सदस्यों की संख्या यानी सेना की है, तो सेना के सदस्य उतने ही लाइन बनाएंगे, मतलब उतने ही स्तंभ बनाएंगे जितने 32 सदस्य यानी आर्मी बैंड के जो हैं जितनी लाइनें बनाएंगे, यानी इन दोनों की लाइनें एक बराबर होगी। ठीक है, और आपस में सदस्यों की संख्या भी बराबर होगी। तो कह रहा है तो लाइन जो बनेगा, यानी लाइन मतलब स्तंभ जो बनेगा, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या
क्या है पूछ रहा है। ठीक है, तो ध्यान देंगे यहाँ पर स्तंभों की अधिकतम संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या उतनी ही होगी जितना कि सेना के सदस्यों और आर्मी बैंड के सदस्यों की संख्याओं का मौसो होगा। ठीक है, लिखेंगे इसलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या सेना के सदस्यों यानी 616 तथा आर्मी बैंड के सदस्यों यानी 32 की मौसो होगी। ये जो स्तंभों की संख्या अधिकतम पूछ रहा है, ठीक है ना, अधिकतम के लिए फार्मूला होता है मौसो ज्ञात कर लेते हैं। मौसो ज्ञात कर लेंगे तो जो अधिकतम संख्या जिन ठीक पद का पूछा रहता है, जैसे स्तंभ का पूछ रहा है, लाइन का पूछ रहा है, ठीक है ना, तो अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए इन संख्याओं का मौसो निकाल देते हैं। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के द्वारा इसका मौसो निकालते हैं। ठीक, ध्यान देंगे संख्याएं थी 616 और 32। ठीक, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से जो है एचसीएफ ज्ञात करना है हमें। ठीक है, सबसे पहले रफ क्रिया में भाग विधि से मौसो ज्ञात कर लेते हैं, एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, यानी 32 से जो 32 छोटी संख्या है, इससे भाग देंगे 32 का भाग 61 में, यानी 32 से करने 32 घटाएंगे। 11 में से 2 जाएगा 9, यहाँ 5 में से 3 जाएगा 2, अगली संख्या 6 उतार लेते हैं, फिर 32 से भाग देंगे। 3 9 27 यानी 9 बार में। ठीक है, 9 का गुणा करेंगे, 9 दूना 18 को 8, ठीक, 9 त्रिकी 27, 1 28 घटाएंगे। 6 में से 16 में से 8 जाएगा 8, 8 में से 8 जाएगा क्रॉस। ठीक, अब 32 में भाग दे देंगे, तो 8 चौको 32। इस प्रकार लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से यानी इसी विधि के प्रयोग से जो है इसका मौसो ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, 616 था बराबर हो जाएगा, यहाँ पर दिखा दें, 616 बराबर 32 गुणे 19 धन 8। 32 गुणे 19 धन 8। दूसरी दशा में था 32 था यहाँ पर। ठीक है, तो 8 चौको 32 हुआ है। दूसरी दशा में 32 था, तो लिखेंगे 32 बराबर 8 गुणे 4 धन 00, यानी एचसीएफ इसका आ रहा है 8, यानी अंतिम भाजक 8 है। ठीक है, एचसीएफ 8 आ रहा है, तो स्तंभों की संख्या कितनी होगी 8 लिखेंगे, इसलिए स्तंभों की संख्या बराबर 8 आंसर। ठीक, प्रश्न नंबर 4 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, हमें यह दर्शाना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके किसी धनात्मक पूर्णांक का यदि हम वर्ग करें तो ठीक वह वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा। ठीक है, हमें वह धनात्मक पूर्णांक नहीं पता है, इसीलिए हम उस धनात्मक पूर्णांक को मान लेंगे a है। लिखेंगे माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, धनात्मक पूर्णांक a है, पूर्णांक हमने मान लिया a है। ठीक है, यहाँ पर जो है भाजक दे रहा है 3, प्रत्येक दशा में 3। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर b बराबर तथा b का मान दिया हुआ है 3, तो हम भी लिख सकते हैं b का मान जो है 3 के आधार पे यानी 3। ठीक,
तो यहाँ रिमाइंडर बचेगा, मतलब शेषफल बचेगा। यदि किसी संख्या को 3 से हम भाग देंगे तो शेषफल हमारा r बराबर या तो 0 बचेगा या तो r बराबर 1 बचेगा, यानी शेषफल बराबर 1 बचेगा, या तो शेषफल बराबर 2 बचेगा, 3 नहीं बचेगा, यानी 3 से कम सभी संख्याएं बचेंगी। ठीक है, तो ए के लिए हम पूर्णांक बनाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार। ठीक, तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा, प्रमेयिका के द्वारा। ठीक, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। बी जहाँ भाजक है, ठीक है, ये जो है पूर्णांक है। ठीक, तो इसके आधार पर जो है हम पूर्णांक बनाएंगे, अन्य पूर्णांक। हमारा पहला पूर्णांक बनेगा, ठीक है, रिमाइंडर 0 यानी शेषफल 0 के आधार पर। तो पहला स्टेटमेंट, पहला पूर्णांक बनेगा ए बराबर बी का मान है 3, क्यू का मान है क्यू, ठीक है, क्यू को एक पूर्णांक माना जाता है, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार, प्लस आर जो है 0 है पहले स्थिति में। अर्थात हम लिख सकते हैं ए बराबर 3Q में 0 जोड़ेंगे तो 3Q ही होगा। ठीक है, हमें पूर्णांक नहीं ज्ञात करना है, पूर्णांक का वर्ग ज्ञात करना है। ठीक है, किसी पूर्णांक का वर्ग ज्ञात करना है। ठीक है, वह वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा, यह हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो पूर्णांक का वर्ग ज्ञात करना है तो लिखेंगे इसलिए इनका वर्ग करने पर। ठीक है, यानी ये भी पूर्णांक है, ए के लिए 3Q भी पूर्णांक है। ठीक है, तो लिखेंगे वर्ग करने पर, ए का वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर होगा, 3Q का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 3Q का होल स्क्वायर। ठीक, तो यह हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर, यह 3 3 9 Q स्क्वायर। इस प्रकार से ए स्क्वायर यानी ए का वर्ग, ठीक, ये पूर्णांक है तो ए का वर्ग हो जाएगा 9Q स्क्वायर। ठीक है, इसको 3m के आधार पर दिखाना है, इसीलिए जो है इसमें 3 कॉमन लेंगे। ठीक है, तो 3 कॉमन लेंगे तो 3 3 9, 3 बार में 9 कटेगा, यानी 3Q हो जाएगा। ठीक, स्क्वायर 3Q स्क्वायर एक पूर्णांक है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन से इसको पूर्णांक मानते हैं Q को। ठीक, तो किसी पूर्णांक का वर्ग भी जो है पूर्णांक होगा, और 3 संख्या है इसीलिए यह पूर्णांक, अर्थात ये सभी पूर्णांक है। तो किसी भी पूर्णांक को जो है हमें m के रूप में दिखाना है, यानी कोई भी पूर्णांक जो है को हम m मान सकते हैं। ठीक है, चाहे कोई भी पूर्णांक आ जाए। ठीक, तो यहाँ पर 3Q स्क्वायर पूर्णांक आया है तो इसको भी हम m मान सकते हैं। तो ए स्क्वायर बराबर 3m, यानी पहला कथन हम सिद्ध कर चुके हैं कि किसी पूर्णांक का वर्ग, ठीक, 3m के रूप में है। जैसे कि यहाँ a का वर्ग जो है 3m के रूप में है, a को ही पूर्णांक माने थे। ठीक, यानी पहला जो कथन है वह सत्य हुआ। ठीक, अब दूसरे के लिए जो देखते हैं, स्टेटमेंट नंबर 2 है। ठीक, इसका पूर्णांक बनाएंगे, a बराबर हो जाएगा BQ, B का मान है 3, Q का तो हो जाएगा 3Q, Q एक पूर्णांक है ही, प्लस यहाँ शेषफल दूसरे स्थिति में दिया हुआ है 1, तो हम लिख लेंगे 1। फिर पूर्णांक का वर्ग बनाएंगे। ठीक है, यानी लिखेंगे वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे ए का वर्ग ए स्क्वायर होगा, इसका वर्ग करेंगे तो 3Q प्लस 1 का स्क्वायर होगा। ठीक, तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर के आधार पर है, यानी ए स्क्वायर, ठीक, प्लस 2AB, ए का मान है 3Q, बी का मान है जो है 1, यानी 2AB मल्टीप्लाई के रूप में लिखेंगे, प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, संतुलित कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, मतलब ए स्क्वायर बराबर 3 3 9 Q स्क्वायर
प्लस 3 दूना 6 एक करने 6 क्यू प्लस 1 एक करने 1। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन 3 मिल सकता है, इसमें नहीं, अर्थात इन दोनों पदों में हम 3 कॉमन लेंगे। ठीक, तो हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3 कॉमन लेकर 3 त्रिकी 9, 3 बार में क्यू स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 2 क्यू हो गया प्लस 1 इधर लिखेंगे। हम बताएं कि किसी भी पूर्णांक को यम मान सकते हैं प्रश्न के अनुसार, क्योंकि प्रश्न में कहा है कि किसी भी पूर्णांक को यम माना जा सकता है। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3, इस पूर्णांक को हम यम मान ले रहे हैं। ठीक, तो यम हो जाएगा प्लस 1, यानी दूसरा भी इस कथन जो है सत्य हुआ कि किसी पूर्णांक का वर्ग यानी ए पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 के रूप में होगा। ठीक है, यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से दोनों से हम तुलना कर दें तो इसमें भी आया है किसी पूर्णांक का वर्ग 3m होता है, इसमें आया किसी पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 होता है। ठीक, अर्थात हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से यह निष्कर्ष निकला, ठीक है, 3m या 3m प्लस 1, ठीक, किसी पूर्णांक के वर्ग के रूप का होता है, पूर्णांक के वर्ग के रूप का होता है। ठीक, यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड, यानी हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, ठीक, 3m या 3m प्लस 1 किसी पूर्णांक के वर्ग के रूप का होता है। ठीक, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक, प्रश्न नंबर 5 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, जहां m कोई पूर्णांक है। ठीक है, कह रहा है प्रश्न यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन जो है 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है, तो कोई धनात्मक पूर्णांक है उसका हम घन करें यदि, ठीक है, तो वह घन रूप जो है 9m के रूप में या तो 9m प्लस 1 के रूप में या तो 9m प्लस 8 के रूप का होगा। ठीक है, तो वह धनात्मक पूर्णांक है कोई, तो मान लेंगे कोई धनात्मक पूर्णांक ए है, वह धनात्मक पूर्णांक जो है ए है, माना कोई धनात्मक पूर्णांक ए है। ठीक है, तब ए के लिए हम पूर्णांक बनाएंगे जिसके लिए जो है भाजक प्रत्येक दशा में यानी b का मान जो है 9 दिया हुआ है। ठीक है, यानी भाजक गुणे भागफल धन शेषफल के आधार पे। ठीक है, तो यानी b का मान जो है प्रत्येक दशा में 9 है। ठीक, यदि b का मान 9 होगा तो शेषफल क्या क्या बचेगा, यदि हम किसी संख्या में 9 से भाग देते हैं तो शेषफल 1 से 0 से 8 तक की सभी संख्याएं होंगी। ठीक है, लेकिन 9 नहीं होगा, यानी 9 से सभी कम संख्याएं जो है शेषफल होंगी। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8 सभी ये संख्याएं जो है रिमाइंडर के रूप में बच सकती हैं यदि 9 से हम किसी संख्या में भाग दें तो। ठीक है, इसके बाद जो है हमें कोई धनात्मक पूर्णांक ए माने हैं तो ए के लिए कौन कौन सा पूर्णांक बनेगा, ठीक है, वह ज्ञात करेंगे। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का नियम होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक, तो ए के लिए जो है पहला पूर्णांक हम ज्ञात करेंगे, ए बराबर बी का मान है 9, क्यू का मान क्यू होगा
प्लस आर का मान पहले दशा में है 0, ठीक, अर्थात पूर्णांक बनेगा ए बराबर 9 क्यू में 0 जोड़ेंगे तो 9 क्यू होगा, ठीक है। तो हमें पूर्णांक नहीं बनाना है, पूर्णांक का घन बनाना है, ठीक है। तो हम इस पूर्णांक का घन बना देंगे, ठीक है, ठीक है। तो लिखेंगे घन करने पर, घन करने पर, घन करने पर क्या होता है, ये का घन करेंगे तो ये क्यूब होगा, ठीक, बराबर 9 क्यू का घन करेंगे, ठीक है, तो 9 क्यू का होल क्यूब होगा, ठीक। तो ये क्यूब बराबर यहाँ लिख सकते हैं 9 क्यू का यदि हम घन करेंगे तो 9 नवा 81, 81 नवा जो है हो जाएगा 729 क्यू, ठीक है। इसमें आपको जो भी पूर्णांक बनाना था, ठीक है, 9 m के रूप में बनाना था, इसीलिए जो है यहाँ पर कामन हम 9 कामन लेंगे, ठीक है। 729 क्यूब पर क्यूब में 9 कामन लेंगे तो संख्या इस प्रकार से होगी। 9 कामन लेने पर 9 अठे 72, 9 एकन्ने 9, यह हो जाएगा क्यूब पर क्यूब, ठीक है। यह 81 क्यूब पर क्यूब एक पूर्णांक है, ठीक, क्यूब एक पूर्णांक है, ठीक। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के अनुसार जो है क्यूब को एक पूर्णांक मानते हैं, ठीक। तो 81 भी एक पूर्णांक है, मतलब संख्या है, तो दोनों संख्या है, ठीक है। जो भी पूर्णांक प्रस्तुत करना है वह m के रूप में प्रस्तुत करना है, ठीक। m भी एक पूर्णांक है, m भी एक पूर्णांक है, अर्थात यह भी एक पूर्णांक है, अर्थात इसको हम m के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा a क्यूब बराबर 9, इसको m मानेंगे तो हो जाएगा m, यानी हमारा पहला कथन सिद्ध हुआ कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन जो है 9m के रूप में होता है, ठीक है। यहाँ पर इसको मान सकते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है। दूसरा पूर्णांक हम बनाएंगे, यहाँ पर दूसरा पूर्णांक बनाने के लिए जो है हम शेषफल 1 का प्रयोग करेंगे। पहले में जो है 0 का प्रयोग हम कर चुके हैं, तो इस प्रकार से पूर्णांक होगा a बराबर 9 क्यू प्लस शेषफल में होगा 1, यानी होगा a बराबर b क्यू प्लस r, ठीक है, लिखते हैं, इसीलिए होगा 9 क्यू प्लस 1। कोई भी पूर्णांक हमें घन के रूप में बनाना है, इसीलिए इसका भी हम घन करेंगे, लिखेंगे घन करने पर। तो a का घन करेंगे तो a क्यूब होगा, 9 क्यूब प्लस 1 का घन करेंगे तो होगा 9 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। तो यह सूत्र पर आधारित है, ठीक है, a प्लस b का होल क्यूब पर, ठीक। इसको सूत्र पे हम तोड़ेंगे, हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू ए का मान है 9 क्यूब गुणे b का मान है 1, यानी 3ab कोष्टक में a प्लस b, यानी 9 क्यूब प्लस 1, यानी 1 जो है b का मान है। सॉल्व करेंगे, 9 नवा 81 नवा 729 होगा क्यूब पर क्यूब प्लस 1 के करने 1 के करने 1, इसको लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। इसका गुणा हम पहले कर देते हैं, ठीक। 9 त्रिकी 27, 27 में 9 से हमें गुणा करना है, ठीक है। तो 27 में 9 से गुणा करना है, रफ क्रिया में कर सकते हैं, 27 में 9 से, यानी 9 सती 63 को 3, 9 दूना 18, 18 6 24, ठीक। क्यू में क्यू से गुणा करेंगे तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर। अब इन पदों का गुणा सेकंड वाले में, तो 9 त्रिकी 27 करने 27 करने 27, प्लस चिन्ह लगा देंगे, यहाँ पर भी प्लस था, तो हो जाएगा 27 क्यूब, ठीक। यह 1 करने 1 करने 1 होगा तो प्लस लगा के लिखेंगे, ठीक। अचर पद था इसलिए लास्ट में किए हैं, ठीक है। इन सभी में a क्यूब चल रहा था तो a क्यूब बराबर हो जाएगा इनमें तीनों में जो है 9 कामन मिल रहा है, ठीक। तो 9 कामन ले सकते हैं, 9 कामन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कोई भी संख्या 9m के रूप में ही दिखाना है, ठीक। तो 9
कॉमन लेके जो है डिवाइड करेंगे। 9 8 72, 9 एकन्ने 9 क्यूब पर क्यूब प्लस 9 से 24 में तो होगा 9 दूना 18, 6 बचा 63, 9 सत्ते 63, ठीक, क्यू स्क्वायर प्लस 9 त्रिकी 27 क्यू प्लस 1। हम बताए हैं कि यह जो कोष्टक में आए हुए पद हैं पूर्णांक है, क्यों भी पूर्णांक है, ये संख्या है उससे पूर्णांक है, ठीक। अर्थात किसी भी पूर्णांक को हम यम के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात हो जाएगा ए क्यूब बराबर 9 यम प्लस 1 यहाँ बचा है, ठीक है। यानी दूसरा भी हम सिद्ध कर चुके हैं, किसी पूर्णांक का घन 9 यम प्लस 1 के रूप में होता है। समीकरण नंबर 2 मान लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम तीसरा बनाते हैं, तीसरा पूर्णांक बनाते हैं। ये बराबर हो जाएगा 9 क्यू प्लस, इसके लिए रिमाइंडर हो जाएगा 2, पिछले वाले में था 1 तो, ठीक। अब इसका भी हम घन करेंगे तो लिखेंगे घन करने पर, घन करेंगे तो हो जाएगा ए क्यूब, इसका हो जाएगा यह 9 क्यू प्लस 2 का होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है इसको सूत्र पे हम तोड़ेंगे तो हो जाएगा ए क्यूब, सॉरी यहाँ पर बराबर होना चाहिए, ठीक। उसके बाद ए क्यूब बराबर हो जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब है तो ए क्यूब यानी 9 क्यू का क्यूब प्लस बी क्यूब यानी 2 का क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू ए का मान है 9 क्यू गुणे बी का मान है 2, कोष्टक में ए प्लस बी यानी 9 क्यू प्लस 2 हो जाएगा, ठीक। इसके बाद इसको और सॉल्व करते हैं हम, ठीक। हो जाएगा ए क्यूब बराबर, इसका 9 क्यू का क्यूब करेंगे तो 9 9 81 नमा 729 क्यू पर क्यूब, यह 2 का क्यूब करेंगे संख्या आएगा, इसको लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। प्लस इसका पूरा यहाँ से टोटल यहाँ तक गुणा कर दें तो 9 त्रिकी 27 दूना 54, ठीक है। 54 में हमें गुणा करना है 9 से, तो 9 चौको 36 को 6, 9 पचे 45, 3 48, ठीक। क्यू में क्यू से गुणा करेंगे तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर, फिर प्लस और प्लस चिन्ह लगा के यहाँ प्लस लिख देंगे। 9 त्रिक 27 दूना 54, 54 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 चौको 8 और 2 पचे 10, क्यू है तो क्यू लिख देंगे, ठीक है। इसमें क्यू कोई नहीं है, ठीक। प्लस यह छूटा हुआ पद था 2 दूना 4 दूना 8, यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद इसमें भी कॉमन लेना है, ठीक है, यानी 9 को ही कॉमन इसमें लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक से संख्या 8 है, 8 से 8 जो 9 से नहीं विभाजित होगी तो इसमें कॉमन नहीं लेंगे, ठीक है। तो ए क्यूब बराबर हो जाएगा 9, फिर 9 8 72, 9 एकन्ने 9 क्यू पर क्यू प्लस 9 से इसमें 48 है तो 9 पचे 45, ठीक। 3 बचा 36 तो 9 चौको 36 क्यू स्क्वायर प्लस 9 से 9 एकन्ने 9, 1 बचा 18 यानी, ठीक, 9 दूना 18 क्यू, कोष्टक बंद कर देंगे प्लस 8। ये संख्याएं पूर्णांक के रूप में है, ठीक है। 81 54 12 संख्या है, क्यू को पूर्णांक मानते हैं यूक्लिड विभाजन के अनुसार, ठीक है ना। तो ये सभी पूर्णांक हो गए। अब किसी भी पूर्णांक को हम क्या मान सकते हैं, यम मान सकते हैं प्रश्न के अनुसार, अर्थात, ठीक। तो 9 इस पूर्णांक को यम मानेंगे, हो जाएगा यम प्लस 8, यानी यह समीकरण नंबर 3 बना, ठीक है। अर्थात हम तीनों स्थिति में यह देखे हैं कि पहले स्थिति में देखे हैं 9 यम एक पूर्णांक है जो किसी घन के रूप में है, ठीक। दूसरी स्थिति में देखे हैं 9 यम प्लस 1 भी एक पूर्णांक है जो है किसी घन के रूप में है। तीसरी स्थिति में यह देखे हैं 9 यम प्लस 8 जो है एक पूर्णांक है जो किसी घन के रूप में है।
अर्थात लिख सकते हैं अतः किसी पूर्णांक का घन किसी पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। ठीक है, यानी आप इन तीनों समीकरणों से यही सिद्ध करेंगे कि यह जो है ना, अतः जो है किसी पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। ठीक।